अक्सर जब हम अपना पोर्टफोलियो तैयार करते हैं तो उस वक्त बहुत सारी गलती जाने अनजाने में मुझसे हो जाती है, हम लोगों से हो जाती है। बट प्रॉब्लम उस वक्त होता है जब हमें उन गलतियों का एहसास होता है। शुरू में जब हम फंड का सिलेक्शन अपने पोर्टफोलियो के लिए कर रहे होते हैं तो अफसोस की बात है कि उस वक्त हमें अपनी गलतियों का एहसास भी नहीं होता है और एहसास कराने वाला भी कोई नहीं होता है, हमें जानकारी भी नहीं होती और हम दूसरा से पूछना भी पसंद नहीं करते हैं। और जिसका नतीजा ये होता है कि फ्यूचर में हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, बहुत सारे पोर्टफोलियो हमारे पास आते हैं, कुछ रिव्यू के लिए आते हैं, कुछ पहले ही लोग भेज देते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट करना है, इसमें कुछ चेंजेस करना है, तो वो क्या होना चाहिए, समझ रहे हैं। मैं अपनी हिसाब से कोशिश करता हूँ कि जिसको रिप्लाई करूँ उसको अच्छे से रिप्लाई कर सकूँ। कुछ पोर्टफोलियो ऐसे होते हैं कमेंट सेक्शन में या ईमेल पे, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि उसको रिप्लाई करने में इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ता है जिसका जवाब ही नहीं है। तो उसको लेकर मैं कभी कभी कर भी देता हूँ, अक्सर मैं कर ही देता हूँ। लेकिन कुछ जब इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो आती है तो मैं चाहता हूँ आप तक भी शेयर किया जाए और वो पोर्टफोलियो आप तक रखा जाए। उसमें क्या होना चाहिए, क्या सही क्या गलत है, ये मैं आपको वहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। और दूसरी चीज़, इसका एक फ़ायदा मुझे भी मिलता है वो आप लोगों से, कि आप लोगों की राय, आप लोगों का मशवरा क्या है, आप लोगों का एडवाइस, पर्सनल अपना एडवाइस आप लोगों का क्या रहता है, वो भी मुझे जानने को मौका मिलता है। तो आज जिस पोर्टफोलियो के बारे में हम बात करने वाले हैं, पूरा मैसेज मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा और फंड के बारे में भी मैं बताऊंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक के ज़रूर देखिएगा। यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद पोर्टफोलियो को लेकर बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आने वाले हैं। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको पोर्टफोलियो पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने कहा है, प्लीज़ मेक माई पोर्टफोलियो, मेरी पोर्टफोलियो बनाइए मेहरबानी करके, समझ रहे हैं ना। अब उन्होंने एसआईपी के लिए अलग फ़ंड सेलेक्ट कर रखे हैं और लमसम के लिए अलग फ़ंड सेलेक्ट कर रखे हैं। सबसे पहले हम एसआईपी के लिए जो फ़ंड सिलेक्शन किया गया है उनकी तरफ से हम वो फ़ंड का नाम पढ़कर आपको सुना रहे हैं। कॉन्ट स्मॉल कैप फंड, दूसरे नंबर पर है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, उसके बाद है एसबीआई मिड कैप, उसके बाद है निपॉन इंडिया लार्ज कैप। समझ रहे हैं, ये 6 फंड्स ऐसे हैं जिसमें ये एसआईपी कर रहे हैं। हर फंड में 1000 की एसआईपी है, 1000 रुपये की एसआईपी है। समझ रहे हैं कि नहीं। टाइम हॉरिजॉन की बात करें तो इन्होंने कहा है कि मैं 10 साल के लिए पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। अब अगर हम लमसम के लिए देखें तो लमसम के लिए अलग फंड सेलेक्ट किए गए हैं, जैसे कॉन्ट स्मॉल कैप फंड हो गए, एक्सिस स्मॉल कैप फंड हो गए, कोटक स्मॉल कैप फंड हो गए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हो गए, उसके बाद एसबीआई मिड कैप, उसके बाद एचडीएफसी मिड कैप हो गए, उसके बाद निपॉन इंडिया लार्ज कैप, उसके बाद है कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप, उसके बाद है मोतीलाल लार्ज कैप, समझ रहे, लार्ज एंड मिड कैप। और इन सारे फंड्स में, जहां ये सारे जो भी फंड्स का अभी मैंने नाम लिया है, ये लमसम कर रहे हैं। इन सारे फंड्स में टोटल 9 फंड्स है, समझ रहे हैं। और 25,000 रुपये के 25,000 का इन्होंने हर फंड में लमसम करके रखा हुआ है। और इनका कहना है कि मेरी उम्र कितनी है, 36 साल है और मैं 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। एसआईपी और लमसम का जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट बताया है वो 10 साल के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद ये लिखते हैं, डियर सर, माई एज 36 ओल्ड, अगस्त 2023 से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं 10 साल के लिए, माई गोल 50 लाख रुपीस। आगे इन्होंने लिखा है, ये फंड ठीक है या कोई और चेंजिंग करनी है। अब यहां से गौर से एक एक बात आपको बहुत ही केयरफुली सुनना है, समझ रहे हैं कि नहीं, और तब आपको बातें समझ में आने वाली है। एसआईपी के लिए टोटल इन्होंने कितने फंड का सिलेक्शन करके रखा हुआ है, 6 फंड का सिलेक्शन करके रखा हुआ है, जिसमें से 3 तो प्योर स्मॉल कैप है, समझ रहे हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी के 3 फंड्स हैं। पहला कॉन्ट स्मॉल कैप, दूसरा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, तीसरा एसबीआई स्मॉल कैप, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कैटेगरी में, उसके बाद एसबीआई मिड कैप कैटेगरी में, उसके बाद निपॉन इंडिया लार्ज कैप कैटेगरी में है, समझ रहे हैं। 2 मतलब मिड कैप कैटेगरी से है और उसके बाद 1 लार्ज कैप है। उसके बाद लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए जो इन्होंने 9 फंड सेलेक्ट कर रखा है। अब इनकी पोर्टफोलियो में आपको क्या लगता है, सबसे पहला प्रॉब्लम जो मुझे लगता है वो पहला प्रॉब्लम देखें। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि देखिए भाई, अपनी पोर्टफोलियो में आपको बहुत ज़्यादा फंड ऐड करके नहीं रखना है, समझ रहे कि नहीं।
बहुत ज़्यादा फंड ऐड करके नहीं रखना है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता बहुत ज़्यादा फंड ऐड कर लेना, बल्कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने का नाम डाइवर्सिफिकेशन होता है। समझ रहे हैं ना, बहुत सारे फंड ऐड करने का नाम डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। जबकि आप इस पोर्टफोलियो में देखें तो स्मॉल कैप कैटेगरी के 3 फंड्स आपको मिल जाएंगे SIP के लिए, उसके बाद 3 फंड आपको मिल जाएंगे लमसम इन्वेस्टमेंट जहाँ पे ये कर रहे हैं वहाँ पर भी 3 फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये डाइवर्सिफिकेशन इसे नहीं कहा जाता है। देखिए, अब प्रॉब्लम क्या होता है आपको पता है, जब हम बहुत ज़्यादा फंड ऐड करते हैं ना, सोचिए 3 फंड SIP के लिए है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के है, उसके बाद जो है ना 3 फंड लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। अब इन 6 फंड को आप जब चेक करेंगे कि इन तीनों के बीच में, इन 6 फंड्स के बीच में, सिर्फ इन 6 फंड्स के बीच में कितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है, तो सोचिए ओवरलैप हो गया तो आपको फिर फ़ायदा क्या होने वाला है, सेम रिटर्न्स मिलने वाला है ना। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो होता है क्या, ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, इनका नाम है अजय कुमार। तो सर मैं आपको कहना चाहूँगा कि सबसे पहले पोर्टफोलियो से कुछ फंड को आप निकालने की कोशिश करें, जो फंड आपको अच्छा लगता है। ये सारे फंड्स अच्छे हैं, यकीनन जो जो फंड इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, फंड्स अपनी जगह हर फंड्स अच्छे हैं, समझ रहे कि नहीं, लेकिन उनमें से भी कुछ अच्छा सेलेक्ट करके आपको निकाल कर चुनकर आपको अपने पसंद और अपने हिसाब किताब से रखना है। दूसरा प्रॉब्लम तो मैंने बता ही दिया है। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि बहुत ज़्यादा फंड है पोर्टफोलियो में, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा फंड होने की वजह से ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम होता है, और तीसरा प्रॉब्लम ये है कि सेम फंड हाउस से कई सारे फंड्स पोर्टफोलियो में ऐड किए गए हैं। जबकि डाइवर्सिफिकेशन में एक चीज़ ये भी ध्यान आपको रखना चाहिए कि सेम AMC से, सेम म्यूचुअल फंड हाउस से आपको कई सारे फंड्स नहीं लेने चाहिए। देखिए, जैसे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर देख लीजिए SBI स्मॉल कैप इन्होंने ले रखा है, उसके बाद फिर SBI ही AMC से, SBI म्यूचुअल फंड हाउस से ही इन्होंने SBI मिड कैप भी लिया है, और फिर यहाँ पर SIP और लमसम दोनों हो रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि SBI म्यूचुअल फंड हाउस से इन्होंने स्मॉल कैप कैटेगरी का लिया ही था, मिड कैप कैटेगरी का भी ले लिया, वहाँ पर भी इनके SIP और लमसम चल रही है। तो ये सेम फंड हाउस के फंड हो गए। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से देखने की कोशिश करें तो ये चीज़ किसी को भी पसंद नहीं है। और इनकी पोर्टफोलियो में जब डीपली आप गौर करेंगे तो एक बात और भी आपको समझ में आएगी कि टोटल 4 कैटेगरी के ही फंड इस पोर्टफोलियो में ऐड किए गए हैं। समझ रहे कि नहीं? सबसे पहली कैटेगरी तो स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप के बहुत ज़्यादा फंड ऐड किए गए हैं। उसके बाद मिड कैप है, उसके बाद लार्ज कैप है, उसके बाद लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड है। इसमें कोई भी मल्टी कैप फंड इसमें आपको देखने को नहीं मिला होगा, फ्लैक्सी कैप फंड इसमें देखने को नहीं मिला है, उसके बाद और भी दूसरे कैटेगरी के फंड्स इसमें देखने को नहीं मिला है। समझ रहे कि नहीं? तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सर मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आपको कुछ मल्टी कैप फंड भी ऐड करने चाहिए। सबसे पहली बात, स्मॉल कैप कैटेगरी के जो 6 फंड ऐड किए गए हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप से कुछ फंड आप अपनी पोर्टफोलियो से रिमूव कर सकते हैं, उसकी जगह आप मल्टी कैप को ऐड करिए, लार्ज कैप को और भी ऐड करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक चीज़ और भी है, ये पोर्टफोलियो अभी बहुत ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो है। अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो है। मुझे पता है आप अगर बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो कॉन्ट स्मॉल कैप फंड को रखिए, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को रखिए। ये 2 स्मॉल कैप फंड में मैं आपको कहूँगा क्योंकि यहाँ पर अच्छे और बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन कॉन्ट स्मॉल कैप फंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तो और भी बहुत हाई लेवल के रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा लिया गया है। मतलब स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड होते हैं वो रिस्की कैटेगरी तो ऑलरेडी पहले से ही है, समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन उससे भी ओवर उठकर रिस्क लिया गया है कॉन्ट स्मॉल कैप फंड में। तो बहुत ज़्यादा रिस्क अगर आपको लेना पसंद है तो कॉन्ट स्मॉल कैप को रखिए, निपॉन इंडिया को रखिए। उसके बाद और भी दूसरे फंड, कुछ ये 2 फंड मेरी तरफ से रिकमेंड है कि भाई इसको आप रख सकते हैं। उसके बाद जो स्मॉल कैप बचते हैं उनमें से कुछ को आप अलग कर सकते हैं, पोर्टफोलियो से निकाल सकते हैं। तो फाइनली समरी के तौर पर अगर देखने की कोशिश करें तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि बहुत ज़्यादा फंड्स हैं आपकी पोर्टफोलियो में सर, तो कुछ फंड को कम करने की कोशिश करें। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादा फंड रहेंगे तो ओवरलैपिंग का भी प्रॉब्लम होता है। तीसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा फंड ऐड करने से रिटर्न्स आपको
बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। देखिए म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक हो, इन सारी जगहों पे अगर प्रॉफिट जो होता है ना इन्वेस्टर को, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ये 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप पैसा ही कितना लगा रहे हैं। देखिए जितना आप लगाएंगे, सिंपल बात है, उतना आप कमाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो आप लगा कितना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको वहाँ से रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं। और तीसरी बात कि आप कितने टाइम के लिए निवेश कर रहे हैं। रिटर्न्स अगर अच्छे मिल भी रहे हैं लेकिन आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए निवेश नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप अर्न नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद सेम फंड हाउस से जो 2-2 फंड आपने ऐड करके रखा है, इसको भी थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए। मतलब ये है कि एक ही फंड हाउस से आपने लार्ज कैप कैटेगरी का भी फंड ले लिया और मिड कैप का भी ले लिया, तो ये चीज़ थोड़ा कम करने की कोशिश करें। लार्ज कैप किसी और फंड हाउस से होना चाहिए, मिड कैप किसी और फंड हाउस से होना चाहिए, समझ रहे हैं। इस तरह करके फंड को आप ऐड करने की कोशिश करें। अब लास्ट में एक बात अगेन मैं कहना चाहूंगा, जो इंपॉर्टेंट बातें मुझे इस पोर्टफोलियो को लेकर करनी थी वो मैंने कर ली है और मैंने अपना हिसाब किताब बता दिया है। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कुछ और भी ऐड होने चाहिए या कुछ और भी कम ज़्यादा होने चाहिए? आपका क्या मशवरा है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।